राइट। आई थिंक इट्स टाइम, लेकिन वो तैमूर साहब भी ड्रॉप हो गए हैं, सिर्फ काशिफ रह गए हैं। जी काशिफ। हाँ जी, उन्होंने मैसेज किया था कि इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है उनका, तो शायद अभी हैं 1-2 मिनट्स और कुछ लोग ज्वाइन करें, लेकिन फिर भी अगर ना भी हो तो हम डिस्कशन तो करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। हसीब भी नहीं ज्वाइन कर रहे, जबकि ये तो अब हम उस पोर्शन में दाखिल हो गए हैं जो नहीं हमने पहले डिस्कस किया हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ये वाला जो भी प्रोसेसेस वाला मॉड्यूल है इसके अंदर। जी जी। ये मेरा ख्याल है कि सबसे लंबा मॉड्यूल है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। क्योंकि एक पूरी वीडियो जो है वो मेरे ख्याल में स्कोप के ऊपर है, मतलब जी कि शुरू वाला तो मोर और लेस मतलब कि जो डिफाइंड मेथोडोलॉजीज एंड डिटरमिन द एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी, वो तो मतलब कि मोर और लेस हमने पढ़ा ही होता है कि एजाइल है या फिर प्रिडिक्टिव है या इन बिटवीन कुछ भी है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर स्कोप है, स्कोप के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगा है ऑफ कोर्स। अच्छा जी, मेरा ख्याल शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल शुरू करते हैं सर। क्या कुछ क्वेश्चन हैं तो बताइए। पहले तो क्विज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी, क्विज का क्या रहा? मैंने देखा नहीं अभी तक रिजल्ट आपका। मेरे तो 65 आए हैं और फिर दोबारा उसने अटेम्प्ट नहीं करने दिया, अच्छा, तो हाँ जी, वो मेरे ख्याल में एक ही दफा है, मतलब तो वो मे मैं बी वो आप चेक करना चाहे तो। हाँ जी। उसको मैं और एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसके जो मतलब कि आंसर की के अंदर मार्क्स ही नहीं लगे हुए, हो सकता है। और वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोजेक्ट मैनेजर्स नीड टू इंश्योर बिफोर इफेक्टिव ट्रेनिंग कैन टेक प्लेस। हम्म, इसकी और एक और भी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट अप्रोच टू एस्टिमेटिंग एफर्ट्स। सो राइट। मे बी आप इनको देखते हैं। और मार्क्स तो मेरे 65 आए हैं, तो अच्छा। मोर मतलब उससे ज्यादा जो मुझे वो हुआ है काफी ज्यादा कि एक एक दो क्वेश्चन पे मुझे काफी अफसोस हुआ है, जैसे कि व्हाट आर द रूल्स अबाउट द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंट, मतलब कि और इसमें ऑप्शंस थी, एक तो अप टू 12 वीक्स था, एक 1 वीक था, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम से। हम्म तो 1 to 4 वीक्स और 2 वीक्स हो, क्योंकि हमने काफी ज्यादा उसको 2 वीक्स किया हुआ था, तो उसको मैंने 2 वीक्स पे कर दिया, हालांकि वो गलत है, मतलब कि फिक्स नहीं है ना, 1 to 4 वीक्स के अंदर वेरिएबल है। हाँ, वेरिएबल है, और बल्कि 6 वीक तक भी जा सकता है। 6 वीक्स तक भी जा सकते हैं, हाँ जी, तो उसमें मैंने 2 वीक्स किया, वो मेरा गलत हुआ है, इसके ऊपर मुझे काफी अफसोस हुआ है, क्योंकि ये काफी मतलब कि मेरे अंडर कंट्रोल था टॉपिक। हाँ। फिर उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर भी थोड़ा सा मतलब कि क्योंकि मैंने उसमें गेट फीडबैक ऑन द प्रोडक्ट कर दिया, तो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक में भी मैंने इस सूरत इस सेंस में लिया उसको कि टीम आपस में प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करती है, तो हम्म जनरेट इनसाइट्स की बजाय मैंने इसको चेक किया, तो जिसकी वजह से ये भी गलत हुआ। अच्छा। और और क्या थी, और मेरा एक ये गलत था कि रिसोर्स कैलेंडर के अंदर जो है, रिसोर्स कैलेंडर के अंदर ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज नहीं आनी चाहिए। रिसोर्स कैलेंडर नहीं, स्ट्रेटजीज का ताल्लुक नहीं है ना उससे। कैलेंडर इज बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जस्ट जी, अवेलेबिलिटी इस और कमिटमेंट कैलेंडर, ऑफ हाँ जी, रिसोर्सेज। बिल्कुल मैंने इसी वजह से। अच्छा, इसने मुझे काफी कंफ्यूज किया, मैंने काफी ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड, कोड ऑफ एथिक्स वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा। तो उसमें सेलेक्ट टू करने थे ना, मतलब कि उसमें एक तो ये था प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो कि नहीं है, तो ये तो ठीक था, ये तो बिल्कुल क्लियर था। तो हम्म बाकी तीन जो थे उसमें था एक सेट एक्सपेक्टेशंस फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द टीम, और फिर इंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स एंड लॉज, ये भी क्लियर था कि ये है,
और फिर क्रिएट कमिटमेंट टू ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट। सही है। तो इन ये 3 तो मेरे ख्याल में करते ही थे, लेकिन फिर जब आंसर देखा तो उसमें था कि क्रिएट कमिटमेंट टू ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट नहीं है एक रीजन कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स की। एक मिनट, मुझसे खुल नहीं रहा, आई डोंट नो क्या मसला है। अच्छा, ये सवाल दोबारा बताएंगे जरा। which of the following is not a reason that MI publishes a code of ethics? Choose 2। तो उसमें जो है ना, प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडेंस ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये तो क्लियर था कि ये नहीं है रीजन कोड ऑफ एथिक्स। तो बाकी 3 जो है मुझे उसके अंदर काफी देर कंफ्यूजन रही है, क्योंकि जो ये सेट एक्सपेक्टेशंस फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द टीम, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद इंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स एंड लॉज, मतलब ये मोर और लेस ये भी मुझे कंफर्म था कि ये है। तो तीसरा जो चौथा लास्ट ऑप्शन है, क्रिएट कमिटमेंट टू ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट, सो ये नहीं करती, तो ये करेक्ट आंसर था। तो ये बेसिकली ये मैंने स्किप किया, ये मतलब ये था कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी इसके अंदर, 3 ऑप्शंस के अंदर, और स्पेशली इसके अंदर और जो मैंने चेक किया है, सेट एक्सपेक्टेशंस फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द टीम। ओके ओके जी, ये क्वेश्चन मैं आपको देख रहा हूँ अभी। अब लाजमी बात है कि ये उस ऑर्डर में तो नहीं आएंगे, आपको नजर आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं नजर, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो 2 क्वेश्चन है मेरे ख्याल में जिनमें आंसर की में आपने मार्क्स देने हैं, और एक के ऊपर चूज 2 लिखा हुआ है, लेकिन वो फिर चेक मार्क है, वो भी फिर मे बी आपको भी ठीक करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, which of the following is the best approach to estimating efforts? Which of the following, ये तो नहीं है, नेक्स्ट है मैं कह रहा हूँ। ये तो ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। इसमें चेक बॉक्स दिया हुआ था, हाँ ये तो ठीक है ना? ये ठीक है, ये ठीक है, ये सब ठीक है। हाँ जी, राशि और चार्ट है, ओके, ये भी ठीक है मेरे ख्याल में। फिर जनाब रिसोर्स कैलेंडर आप कह रहे थे, ये वाला? हाँ जी जी, इसकी आंसर की में मेरे ख्याल में नहीं है, आंसर की में तो देखिएगा है, मार्क्स लगे हैं इसके, जो वर्किंग डेज और नीचे आंसर की। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। एक मिनट मैं खोल लेता हूँ आपका वाला। नहीं, इधर से पता चल जाएगा, वहां से ढूंढना पड़ेगा। रिसोर्स कैलेंडर के अंदर मैं कहता आपने चेक 2 लिखा हुआ है। ये आपके जवाब है ना? हाँ जी, वो चूज 2। ये ठीक है। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट रिसोर्स कैलेंडर, चूज टू। अच्छा हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज, और ये वर्किंग डेज एक्चुअली मेरे ख्याल में। चेक बॉक्स तो ठीक बना हुआ है। ये ठीक है सर, इसमें कुछ नहीं चेंज करने वाला। तो इसमें आपकी गलती है ना? हाँ जी, इसमें तो मेरी गलती ऑफ कोर्स। एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच टू एस्टिमेटिंग एफर्ट्स, एक इसके मिनट, आंसर की में मार्क्स नहीं लगे हुए। एस्टिमेटिंग एफर्ट, टेक्निक फॉर एस्टिमेशन। एस्टिमेटिंग एफर्ट्स वाला, ये वाला है। ये है मेरे ख्याल। हाँ जी, इसमें इसकी क्या आंसर की प्रॉब्लम है? में देखिए, आंसर की में इसमें मार्क्स नहीं लगे। आंसर की में जाए ना अगर आप, ये ठीक है सर, लेकिन आंसर की में जाए अगर आप, हाँ, आंसर की में मार्क नहीं लगा हुआ, यस। मार्क्स नहीं लगे। हाँ जी, तो उसके अंदर यहाँ पे बेशक आप, और फिर इसी तरह एक और कि नहीं है, अच्छा, और वो है व्हाट आर द, तो ये जो ये अभी रेट्रोस्पेक्टिव वाला मेरे ख्याल में जी।
1.55 ये 5 मार्क्स दिए मैं आपने बाकी। हाँ जी। और एम्प्लॉइज सैलरी वाला विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स, और उसमें उसका आंसर है एम्प्लॉइज सैलरी, इसका भी मार्क्स नहीं लगे हुए। इसके नहीं लगे हुए। हाँ जी, रेट्रोस्पेक्टिव वाले के भी नहीं है। इसके भी नहीं लगे हुए। कौन सा सवाल? हाँ, वो ऊपर राइट साइड। ये वाला। एग्जैक्टली हाँ जी, एम्प्लॉय सैलरी। हाँ जी, इसमें ये मेरे को लगता है 2-3 ऐसे ही। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव वाला होगा, उसका मैं काम बता दूँ। काफी सवाल हैं जिनके नहीं नंबर लगे हुए। हाँ जी, 3 है मेरे ख्याल में। 3 हो गए आई थिंक मेरे ख्याल में। ठीक है। और एक ऐसा है जिसमें आपने चूज 2 लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एक ही आंसर आता है, वो मुझे कंफर्म कर लीजिएगा कौन सा है। क्वेश्चन में चूज 2 लिखा हुआ है, लेकिन वो है बेसिकली एमसीक्यू ये टाइप, वाला तो और है नहीं। भी उसका एक ही आंसर। Which of the following are part of an effective team charter? ये ठीक है, effective team charter. ट्रेनिंग डिलीवरी। Which of the following is मेट्रिक्स, ये तो और है। effective team charter. ये वाला। हाँ जी, तो ये चूज 2 लिखा है ना, तो ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव टीम चार्टर, तो इस पे मैंने पहली बात तो ये वो है चेक बॉक्स ही है ये आपके पास। तो ये मेरे पास वो दूसरा आ रहा है एमसीक्यूज वाला, और उसमें मैंने एक एक चेक किया और वो ठीक हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला। एक चेक किया। ये चेक बॉक्स ये याद है। सर कोई और विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी, ये और है सर ये और है। प्रोजेक्ट चार्ट। एक मिनट सर देख लीजिएगा, ये क्रॉस चेक वाला है। करना लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव टीम चार्टर, और है सर अच्छा, टीम चार्टर वाला है। टीम चार्टर। हाँ जी। ये वाला है। हम्म। इसमें पहला और चौथा। इसकी टाइप जो है ना सर, वो आपने मल्टीपल चॉइस की है, तो वो चेक बॉक्स कर देंगे बेशक, अगर 2 हैं तो, या फिर चूज 2 लिखा। ठीक। मैंने इसमें एक ही किया था, वो दूसरा तुमने लगा था मैंने हम्म, शेयर्ड वैल्यू। हाँ जी, अब ठीक हो गया मेरे ख्याल, मोर और लेस क्विज यही चीजें नजर आई थी, मे भी एक दफा। और इसको वो रिस्पॉन्सेज जरा मल्टीपल रिस्पॉन्सेज अलाउ कर दीजिएगा मल्टीपल। तो अच्छा, अभी आपका स्कोर क्या दिखा रहा है? मेरा 65 आया है। आप थोड़े से तो आ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये आपका ठीक हो जाएगा जब आप इसको दोबारा करेंगे तो, या ये ठीक हो रिस्पॉन्सिव हाँ होने जी। चाहिए। अच्छा, सिर्फ मैंने किया है? हाँ, और किसी ने किया ही नहीं ना। अच्छा। ये लिमिट खत्म कर देता हूँ। हाँ जी, लिमिट काइंडली खत्म कर दीजिएगा, फिर मैं आप इसको। इसको दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे आप हाँ अगर जी। देखें तो जो आपकी गलतियां हैं वो आपको नजर आ जाएंगी यहाँ। हाँ जी। ये ठीक है, ये ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट रिसोर्स कैलेंडर, ये अभी जो आपने बताया ये ठीक हो गया अभी। बिल्कुल, हाँ जी। फिर ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव टीम चार्टर में आपका जो इसमें शेयर्ड वैल्यू ऐड हो जाएगा। हाँ जी, शेयर वैल्यू एडेड, इसमें तो वो चेक बॉक्स था ही ना। फिर विच ऑफ द तो फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर पीएमआई publishes a code of ethics, कोड, हाँ uh, जी, set expectations for the project manager and the team, and provide specific guidance. ये करेक्ट आंसर था। हाँ, तो ये था जो सेकंड नंबर पे, क्रिएट कमिटमेंट टू ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट, हम्म, ये नहीं करता कोड ऑफ एथिक्स? एक मिनट, ये गलत किया हुआ है। हाँ जी, ये गलत किया ना, ये वो उसकी जगह, पहले की जगह दूसरा था करेक्ट। करेक्ट आंसर है क्रिएट कमिटमेंट टू हाँ, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट। जा तो कमिटमेंट नहीं लेता कोड ऑफ एथिक्स क्या? अच्छा, नहीं देखें, बात ये होता है कि जो आपका पीएमआई का कोड ऑफ एथिक्स है वो इन चीजों के ऊपर खड़ा हुआ है, ऑनेस्टी, फेयरनेस, यही सब चीजें इनके ऊपर खड़ा हुआ है। चार जी, हाँ जी, जी हाँ, जी जी। तो वो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेट एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि आप अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए या टीम के लिए एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक कोड ऑफ एथिक के मुताबिक लोगों को चलाने की बात कर रहे हैं। सही है, मतलब कि अगर दो करेक्ट आंसर है तो उनमें जो मोस्ट लाइकली है उसको पहले कलेक्ट हाँ, करना कंसिडर। ठीक है। ये भी ठीक है जी। फिर है, व्हाट आर द रूल्स ये, अबाउट द लेंथ, वो आपका 2 के बजाय हाँ 1 जी, 4 वीक होना चाहिए था। 1 to 4, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच टू एस्टिमेटिंग एफर्ट, इसमें क्या चक्कर हो गया? ये तो ठीक था मेरा सर, ये तो ठीक था। ये भी चलो, जाके देखना पड़ेगा। चलें, वो तो कोई नहीं, लेकिन ये मुझे याद है क्वेश्चन ठीक था ये। वो अभी दोबारा रीसेट हो गया मेरे ख्याल में, अभी चेंजेस हुई है ना, तो फिर वो रीसेट हो गया। हाँ, ये था, तो नहीं ये नहीं था। ये अप्रोप्रिएट रिव्यूइंग प्रोजेक्ट, ये जनरेट इनसाइट्स वाला भी गलत था मेरा। हम्म, इसमें मैंने, ये ठीक था मेरा, एक ऑप्शन ठीक थी, लेकिन दूसरी जो थी वो नहीं थी, मैंने चेक की। एम्प्लॉय सैलरीज वाला ठीक था, लेकिन उसका मार्क्स नहीं लगे हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर व्हीकल्स फॉर ट्रेनिंग डिलीवरी, ये करेक्ट था मेरा, वर्चुअल क्लासरूम। ओके, ये आपने किया था, ये किया था सर मैंने, ये ठीक था। ये ठीक था मेरा, हाँ जी। ओके, वो मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ हो गया, अभी चेंजेस हुई है ना फॉर्म को, गूगल फॉर्म्स को। फिर उसके बाद, हाँ, अभी तो ये ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर द यूज ऑफ, यूज ऑफ कोलैबोरेशन टूल्स, कह रहा नहीं कोलैबोरेशन वैसे, आप टूल्स। इसको दोबारा अटेम्प्ट करें, अगर कोई मसला आता है तो फिर बताइएगा, हाँ जी, मैं इंशाल्लाह दोबारा अटेम्प्ट करता हूँ। क्योंकि तकरीबन ठीक है अभी आपका सिलसिला। हाँ जी, वो बस ऐसे ही है अभी, मतलब कि इंशाल्लाह मैंने भी रिवाइज करना है तो था सारा कोर्स ही। हम्म, तो वो ऐसे ही है, मतलब कि मोर और लेस में यही समरी मेरी यही है कि अभी मेरी 60-65% ही है प्रेपरेशन, राइट, तो ये वक्त के साथ साथ ठीक होती जाएगी डेफिनेटली। ओके। ये सर नेक्स्ट में, आज वाले में जो खास कंफ्यूजन तो नहीं है, मतलब कि वैसे अगर अच्छा, और लोग होते तो फिर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते, लेकिन अभी ऑफ कोर्स तैयारी तो मैं कर रहा हूँ, मैंने वो की है पूरी, मतलब कि आपकी वीडियो भी की है, और पहले दो वो की है, अच्छा, स्लाइड स्लाइड पैक भी किया है, उसके बाद एसोसिएटेड रीडिंग भी की है पीएम बॉक्स से। सही है। तो मेनली मेरा यही है कि अगर कुछ लोग होते तो डिस्कशन कर लेते थोड़ी सी, क्योंकि और लोगों के इनपुट के साथ बंदा डिस्कशन के अंदर से काफी हम्म, सीखा है। तो अगर आप कहते हो तो थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं खुद ही कि पहले तो ये देख लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट है,
बुनियादी तौर पे दिस इनकम्पसेस ऑल द प्लानिंग, यही है ना? बिल्कुल दिस बिल्कुल ऐसे ही इनकम्पसेस ऑल द प्लानिंग। और लाजमी बात है, प्लानिंग जी कोई छोटा सब्जेक्ट तो नहीं है। प्लानिंग के अंदर नहीं 10 नॉलेज एरियाज हैं, सारे के सारे। हर चीज ने डिटेल में प्लान होना है। लेकिन यहाँ आप ये देखते हैं कि सिर्फ जो बेस लाइन वाले आइटम है, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, और फिर किसी हद तक उसने क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दी है, ये 4 चीजों के ऊपर उसने फोकस किया है। पहले कहते हैं अपनी मेथोडोलॉजी वगैरह बना लें कि जी आपने एजाइल करना है, किस तरीके के साथ करना है, कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। मतलब आप पहले से प्री डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं एजाइल करूंगा इस प्रोजेक्ट को। आपको देखना होगा कि प्रोजेक्ट की नीड्स के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ये क्या है, और फिर उसके मुताबिक लाजमी बात है कि अगर एजाइल होगा तो और तरीके से फिर आप उसके स्कोप, टाइम, कॉस्ट को देंगे, और अगर आप ट्रेडिशनल है तो फिर और तरीका होगा। तो फिर जो भी रिस्पेक्टिव आपने मेथड सेलेक्ट किया उसके मुताबिक उसके स्कोप की मैनेजमेंट है, बजट है, कॉस्ट है। ये जो आज का था, आज जो डिस्कशन थी, वो मेरा ख्याल है स्कोप तक थी। ऐसे ही है ना? जी काशिफ। मेरा शायद थोड़ा सा ऑडियो में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। आपने कोई क्वेश्चन पूछा? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो पहला लेक्चर, जो पहला मॉड्यूल का इसका था, वीडियो थी, वो स्कोप तक थी ना? वो बिल्कुल स्कोप तक थी, बिल्कुल हाँ। ऐसे ही तो बुनियादी तौर पे आपने मेथोडोलॉजी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने स्कोप प्लान किया, फिर आगे आप टाइम और कॉस्ट को करेंगे, और फिर क्वालिटी को भी हमने, क्योंकि क्वालिटी को हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में चौथा नंबर देते हैं। वैसे तो बुनियादी तौर पे 3 चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि 3 बेसलाइंस बनती हैं, स्कोप की, बिल्कुल कॉस्ट की और स्केड्यूल की। स्केड्यूल की लेकिन क्वालिटी एक फ्लूइड किस्म की चीज है। मतलब क्वालिटी इज नॉट समथिंग के इसको बाकायदा बेसलाइन किया जा सके, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है। तो क्वालिटी जो डेफिनेटली वो है उसके भी आपने डिटेल में प्लान करने हैं, चेकलिस्टें बनानी है, बाकी काम करना है, तो वो भी प्लान होगा। और फिर उसके बाद आपकी ठीक है प्लानिंग की एक्टिविटीज बाकी आ जाती हैं, सारी की सारी, जितने भी जी जी नॉलेज एरियाज हैं बाकी, क्योंकि उन्होंने बेसिकली तो इंटीग्रेट ही होना है स्कोप, टाइम और कॉस्ट के अंदर। बिल्कुल हाँ जी प्रोक्योरमेंट को इसलिए ज्यादा अलहदा से इंपॉर्टेंस दी गई है कि प्रोक्योरमेंट वो काम है जो आपने किसी और से करवाना है, खुद नहीं कर पा रहे। इसमें अच्छा कोई रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो आपको अपना काम करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी ठेके के थ्रू आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आएंगे। और वो काम जो शायद ज्यादा रिस्की हैं, या आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, ऑल्दो आपने प्लानिंग सब चीजों की करके रखी हुई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आप ईयर मार्क कर देंगे कि ये काम हमने खुद नहीं करना, ड्यू आउटसोर्स टू करना है वेरियस रीजंस। तो फिर उनको फिर हम आउटसोर्स करने की जब बात करते हैं, तो देन वी टॉक अबाउट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोक्योरमेंट। ठीक है फिर जनाब जो आपका नेचुरली शुरू में हमने स्टेब्लिश किया था हमारा प्रोजेक्ट की गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, उसके जी मुताबिक प्लानिंग हो रही है, तो अब हमने ये इंश्योर करना है कि प्लानिंग इस तरह की हो कि गवर्नेंस के मैकेनिज्म के बरखिलाफ ना जाए, गवर्नेंस के बिल्कुल मुताबिक काम हो। ठीक है जी? क्योंकि गवर्नेंस इज नॉट जी ओनली अबाउट द प्रोजेक्ट, गवर्नेंस इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के जो क्या कहते हैं कवानीन है या असूल जवाबित हैं, वो ट्रिकल डाउन कर रहे होंगे और आपके प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट में गवर्नेंस उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसमें वो चीजें शामिल होती हैं। और अगर आप एजाइल के हवाले से बात करें, तो मैं कहूंगा डेफिनेशन ऑफ डन इज अ इंडिकेटर ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर। एक तो होती है ना अच्छा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है हर चीज का, जी जी तो माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं जब हम एजाइल कर रहे होते हैं, एक एक बारीकी में चीजें कर रहे होते हैं। तो हर यूजर स्टोरी जो बनती है उसका एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप कस्टमर से एग्री करते हैं, ये कस्टमर का और आपका मामला है, और ठीक है कस्टमर ने जो एक्सेप्टेंस देनी है वो उसी बुनियाद पर देनी है। लेकिन सवाल ये ठीक पैदा है होता है, अगर कस्टमर कोई ऐसा काम करने को कह रहा है जो आपके कवानीन के खिलाफ है, हुकूमत के कवानीन के या ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के खिलाफ है,
तो वो क्या होगा? तो ये नहीं होना चाहिए। करना कि हाँ, गवर्नेंस के मुताबिक काम हो रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ डन। आपकी चीज ठीक है। एक्चुअली एक्सेप्ट तब होगी जब वो जो कंप्लायंसेस कर लेगी, क्वालिटी की कंप्लायंसेस, दूसरी तीसरी और जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उनकी कंप्लायंसेस, तो तभी वो डेफिनेशन ऑफ डन के क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगी, तभी वो जो कहते हैं यूजर स्टोरी असल में कंप्लीट होगी। तो ठीक है। गवर्नेंस इतना इंपॉर्टेंट है। और फिर नेचुरली फिर आप इसको ओवरऑल मैनेजमेंट के ऊपर ले जाते हैं जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं। और जो कुछ आपने प्लान किया है, जैसे हम ये कहते हैं कि execution is whatever you have planned, execution is a dumb process, it is just to follow what you have planned। ट्रेडिशनल के अंदर बिल्कुल। भी यही हो रहा है, और वो तो हो रहा है पूरे प्रोजेक्ट के लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। लेकिन अगर आप एजाइल में काम कर रहे हैं तो हर स्प्रिंट के अंदर यही हो रहा है। हर अच्छा। स्प्रिंट का अपना प्लान है और हर स्प्रिंट की अपनी मैनेजमेंट है। स्प्रिंट की अंदरूनी मैनेजमेंट जो है वो वही काम कर रही होती है जो आपकी ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एग्जीक्यूशन कर रही होती है। ठीक है। ठीक है जी। तो अभी ये सो जितने भी लेक्चर होंगे इस टॉपिक के ऊपर, जैसे अभी तक आपने स्कोप को पढ़ा, तो उसके बाद फिर अभी बजट आ जाएगा, स्केड्यूल आ जाएगा, और ये चीजें सारी। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूँ कि चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 13 पीएमबीओके का दरअसल इसने कवर जी, किया हुआ है यहाँ पर, विद मोर एम्फेसिस ठीक है। ऑन स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, और किसी हद तक प्रोक्योरमेंट के। ठीक है, समझ आ गया। थोड़ा सा सर स्कोप के अंदर मुझे एक दो थे क्वेश्चन। एक, हमारे पास स्कोप मैनेजमेंट प्लान होता है, और वो तो आपने बिल्कुल डिटेल में बता दिया कि वो बिल्कुल मुफस्सल प्लान होता है, और प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल होता है, जबकि स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर बिल्कुल डिटेल्ड स्कोप के बारे में कि कैसे डिफाइन किया जाता है, डेवलप, मॉनिटर, कंट्रोल और वैलिडेट किया जाता है। बिल्कुल। एक और चीज है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान। जो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट हाँ, प्लान होता है उसके अंदर मतलब कि थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन करेंगे शायद। देखिए जी, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूं तो उसमें तो हम पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप बना रहे होते हैं। जब हम पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप स्टेब्लिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का स्कोप, और वहां पे बात हो रही है या प्रोडक्ट के स्कोप की बात हो रही है या प्रोजेक्ट के स्कोप की, जब हम स्कोप मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक either we are talking about the product scope or we are talking about the है जी। project scope, but the ठीक है। scope of the project is dependent on the scope of the product। बिल्कुल ऐसी है। तो प्रोडक्ट हमारे पास अगर क्लियरली डिफाइंड है तो मैं अपने काम जो मैंने करने हैं उनका स्कोप डिटरमिन कर पाऊंगा, राइट। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसका WBS मतलब है बनेगा, हाँ जी। प्रोडक्ट स्कोप से हमारा मतलब ये है कि क्लियरली द प्रोडक्ट हैज बीन डिफाइंड इन डिटेल, कोई शक नहीं है। ठीक है। बट हाउ वुड यू डिफाइन द प्रोडक्ट? फॉर डिफाइनिंग द प्रोडक्ट यू हैव टू गो बैक टू द कस्टमर एंड आस्क हिम कि भाई क्या बनाना है, राइट। बिल्कुल। सो गैदर ठीक है। रिक्वायरमेंट्स बिफोर दैट। जब तक रिक्वायरमेंट्स गैदर ना हो, उनमें लड़ाई झगड़े ना हो, उनमें ट्विकिंग ना हो, अल्टीमेट प्रोडक्ट का स्कोप स्टेब्लिश हो ही नहीं सकता। ठीक है। सो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट जो है ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में हमें क्लियर लाजमी बात है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाजमी बात है कि ठीक है। रिक्वायरमेंट्स तो डिलीवरेबल की होती हैं, बिल्कुल इसका ऐसी है। काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। रिक्वायरमेंट्स काम के हवाले से नहीं हो सकती कि तुम इतनी स्पीड से काम करोगे, ऐसा करोगे, वो एक ठीक है। जरूरी चीज नहीं है। कस्टमर का इंटरेस्ट जो ठीक होता है, ये मेरा काम हो जाए, ये मेरा काम हो जाए, ये मेरा काम हो। अब वो जो काम है वो रिक्वायरमेंट में बताएगा। ट्रेडिशनल में भी हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स उठाते हैं, और बाकायदा एक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनता है। इसलिए बनता है ठीक है। क्योंकि बाद में जाके वो कोई रिक्वायरमेंट अगर बदलना चाहे तो लाजमी बात है उसका असर प्रोडक्ट के स्कोप पे पड़ेगा, और प्रोडक्ट के स्कोप पे पड़ा तो प्रोजेक्ट के स्कोप पे पड़ेगा। इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट बिल्कुल। मैनेजमेंट प्लान में कोई तब्दीली होने की सूरत में स्कोप बदल जाएगा। अच्छा, ये बेसिकली हमने एक डॉक्यूमेंट रखा होता है जिससे हम एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने शुरू नहीं में नहीं 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 नहीं, अ, देखें, अच्छा, नहीं जिस ये नहीं। चीज से आपने वैलिडेट करना है ना,
वो तो जी प्रोडक्ट का जी स्कोप है। प्रोडक्ट का स्कोप वो जी एग्रीड रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप और कस्टमर समझ गए हैं कि हाँ ऐसे होगा काम, ये चीजें ठीक होती है हैं, राइट। लेकिन जो ठीक है रिक्वायरमेंट्स हैं ठीक है। उनके अंदर बहुत चीजें अभी लूज एंड्स मौजूद हैं। अच्छा। अब देखिए मिसाल के तौर पे कस्टमर एक ऐसी रिक्वायरमेंट बताता है जो कि अनजस्टिफाइड है तो वो हम्म। रिक्वायरमेंट, और वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंदर शामिल भी है, लेकिन हमने उसे बहस करके ये समझा दिया कि यार ये रिक्वायरमेंट हम प्रोडक्ट के स्कोप में नहीं डालेंगे। बात समझ आई? अच्छा। तो इसका ठीक है। मतलब ये हुआ कि रिक्वायरमेंट्स में तो सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट दी गई थी। उनमें से जो एग्रीड रिक्वायरमेंट्स हैं ओनली दे कैन एंटर इनटू द प्रोडक्ट स्कोप। ठीक है, अब जो सही है, भी आप समझ आ चेक गया। करेंगे वो प्रोडक्ट स्कोप जो कि एग्रीड वो आपके रिक्वायरमेंट्स थी वो उनको कंसिस्ट करता है। तो अब आप रिक्वायरमेंट से ठीक है, नहीं कंपेयर करेंगे बल्कि प्रोडक्ट स्कोप से कंपेयर करेंगे। स्कोप से कंपेयर करेंगे, एग्जैक्टली समझ आ गया। और जो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है, इसका मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हम कह देते हैं कि जी ये जी चीजों बिल्कुल की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है और उसका हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेट्रा, वो क्योंकि तफसील में आपने वही बताया। बात है ना जी कि अगर रिक्वायरमेंट कोई चेंज करता है तो मैं क्या करूं? मैं बीच बिल्कुल। एंड प्रोजेक्ट के दरमियान में बैठा हूं, एक रिक्वायरमेंट बदल दी जाती है, तो क्या मैं आराम से बैठा रहूं? आई हैव टू बिल्कुल इमीडिएटली बी एबल टू ट्रेस के ये जो रिक्वायरमेंट बदली है इसका असर कहां कहां तक जाएगा, इससे ऐसे। प्रोडक्ट के स्कोप पे क्या फर्क पड़ा, इससे प्रोजेक्ट के स्कोप पे क्या फर्क पड़ा, इससे डब्ल्यूबीएस पे क्या फर्क पड़ा, एक्टिविटीज पे। तो फिर मैं उसी उसको ट्रेस करता हुआ उन उन जगहों तक जाऊंगा और उन चीजों को दुरुस्त कर लूंगा। ठीक हो गया। ये मकसद है ट्रेसेबिलिटी में। एक्सेलेंट। बिल्कुल समझ आ गया। और एक क्वेश्चन मेरा WBS के है। सो हमने कहा है कि जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसमें जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो वर्क पैकेज है। वो है हमारे पास, वो वर्क पैकेज है। और उस वर्क पैकेज को बेसिकली हम और प्रोजेक्ट मैनेजर रिसोर्सेज एलोकेट करता है और उसी से QC करता है, मतलब कि नहीं 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 नहीं, बात है कि ये वो बुनियादी लेवल है जहां रिसोर्सेज एलोकेट किए जा सकते हैं, बुनियादी लेवल है, जी बट जी, दिस इज नॉट द डिजायर्ड लेवल। ठीक है desired level of allocation of resources or estimates or whatever is जब आपकी एक्टिविटीज बन जाती, टास्क या एक्टिविटी लेवल के ऊपर एलोकेशन जो है वो सबसे डिटेल्ड लेवल है। अगर आप इस लेवल पे करेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ अ टॉप डाउन। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ठीक है, बेहतरीन तरीका तो वो है, बेहतरीन एस्टिमेशन तो वो है जो बॉटम अप। बॉटम अप हो। ठीक है जी। और जब हम उस बिल्कुल लेवल ऐसे। पे जा रहे हैं, एक एक एक्टिविटी को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है। सो एसेंशली जो WBS का लास्ट लेवल है वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए होता है कि वहां पे वो QC करे और प्रोग्रेस बेसिकली रिपोर्ट करे कि कितने बिल्कुल। वर्क पैकेजेस हो गए हैं, कितने रह गए हैं। हाँ अंडरस्टूड, ठीक है। बिल्कुल। तो वर्क असल में देखिए मकसद इसका क्या है? WBS इज द लेवल ऑफ कंट्रोल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर माइक्रो मैनेजमेंट ना करे। टीम जो है, बिल्कुल अब ऐसे। देखिए इवन मैं ट्रेडिशन की बात करता हूँ, इवन ट्रेडिशनल में माइक्रो मैनेजमेंट मना है। जी। एजाइल में तो हम कहते ही हैं, लेकिन इवन ट्रेडिशनल के हाँ अंदर भी ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप बिला वजह लोगों के बिल्कुल। कामों के अंदर दखल अंदाजी करें। हाँ जी। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे वर्क पैकेजेस क्या हैं, मेरे वर्क पैकेजेस की बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं लोगों ने ठीक कर ली हैं, और मैं फिर उन वर्क पैकेजेस का ज्यादा से ज्यादा अर्न वैल्यू के हिसाब से चेक करता हूँ कि कौन से वर्क पैकेज ठीक जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे। जहां तक एक्टिविटी लेवल का ताल्लुक है, देखिए ना, आपने देखा कि अर्न वैल्यू किस तरह से बनती है। अर्न वैल्यू इज अबाउट द होल प्रोजेक्ट, राइट? बिल्कुल ऐसे। इट इज नॉट अबाउट आवर बिल्कुल। एक्टिविटी। सो बिकॉज एक डेफिनेटली। प्रोजेक्ट मैनेजर का कंसर्न कोई नहीं है एक्टिविटी के साथ। खास तौर पे अगर मैं सीपीआई अपने स्पॉन्सर को या बॉस को बता रहा हूँ, तो उसको क्या लगे कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है। उसको एक सीपीआई मिलना चाहिए, एक एसपीआई मिलना चाहिए, जिससे उसे अंदाजा हो जाए स्केड्यूल ठीक जा रहा है, कॉस्ट ठीक जा रही है, बस। उसको बिल्कुल। इतना खुश हो जाना चाहिए, माइक्रो मैनेज करने की कोशिश ना करे। हाँ, अलबत्ता अगर वो ठीक है। जानना चाहता है तो वो कहे हाँ भी तुम्हारा इतना सीपीआई लो क्यों जा रहा है, जरा दिखाओ मुझे। यस ऑफ कोर्स ही कैन डू दैट, हम्म, मगर हर चीज में नाक बिल्कुल। घुसाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही।
फिर ये आखिरी जो है मॉनिटर एंड वैलिडेट स्कोप, इसमें आप ये देखते हैं कि जो वैलिडेशन ऑफ द स्कोप था वो मैंने आपको कहा कि जो जो आपका प्रोडक्ट स्कोप के मुताबिक चेक करना वैलिडेशन कहलाता है, एंड दिस कम्स आफ्टर द क्वालिटी हैज बीन कंट्रोल्ड। क्वालिटी कंट्रोल में भी तो आप इंस्पेक्शन करते हैं ना प्रोडक्ट की। बिल्कुल पहली इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल की है, जो ये देखती है कि करेक्टनेस है कि नहीं है, दुरुस्त बन गया कि नहीं बना। दुरुस्त के बाद फिर देखते हैं आया कि प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स दी गई थी उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना कि नहीं बना, प्रोडक्ट स्कोप के मुताबिक बना कि नहीं बना। दिस इज कॉल्ड वैलिडेट स्कोप। मगर जो बिल्कुल इसकी सॉफ्ट साइड है कि जनाब कामों का स्कोप पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज डन बाय कंट्रोल स्कोप। तो बिल्कुल यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि प्रोडक्ट का स्कोप जो है, प्रोडक्ट का हम्म स्कोप वैलिडेट स्कोप के थ्रू चेक हो रहा है, और प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो कंट्रोल स्कोप कंट्रोल के थ्रू स्कोप चेक हो रहा है। बिल्कुल एक्सीलेंट समझ आ गया बिल्कुल। थोड़ा सा इसको एजाइल के रेफरेंस से देख लेते हैं। ओके, एजाइल में आपने देखा कि चूंकि हम जो रिलीज प्लानिंग हो रही थी शुरू में, मोटी प्लानिंग, उसको मैं रिलेट करता हूं आपकी प्रोजेक्ट की फेजिंग होती है, ट्रेडिशनल के अंदर आप फेजेस बनाते हैं और फिर मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, उस हद तक को मैं समझता हूं कि ये रिलीज प्लानिंग हो रही है एजाइल के लिए। ठीक है रिलीज प्लानिंग में फेजेस नहीं होती, बल्कि जो जिन चीजों को आप वहां फेज कहते थे यहाँ उनको रिलीज कहा जाता है, बिकॉज वी आर मोर बिल्कुल कंसर्न अबाउट कि कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कस्टमर का कब चाहिए। कब क्या डिलीवर करना है, उसके ठीक है मुताबिक आपने रिलीज प्लान तो बना दिया, लेकिन ये उस फेजेस का प्लान जो होता था ये उसकी तरह रिजिड नहीं है। बिल्कुल आपका ये जो आपने मेथोडोलॉजी सिलेक्ट कर ली और इसके बाद आपने जनाब इसको खोल लिया, तो ये हर स्प्रिंट के बाद इट कैन बी रिवाइज्ड, क्योंकि स्प्रिंट में अच्छा हमने चेंज का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। हम चेंज रिक्वेस्ट के बगैर ही कस्टमर को अलाउ किया जब मर्जी कुछ चेंज कर ले। तो जब कस्टमर कोई चीज बदलेगा तो लाजिम बात है उसका असर रिलीज प्लान के ऊपर भी जा सकता है, तो हमें उसके हिसाब से रिलीज ठीक प्लान को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक तो ये बात है कि रिलीज प्लान कोई बिल्कुल बेशक बनेगा, शुरू में बनेगा, लेकिन ये थ्रू आउट रिवाइज होता रहेगा, होता जाएगा। एक बात। अब जब हम आ जाते हैं एक स्प्रिंट को करने में, तो हम बाकी तमाम कामों से अपने आप को लाताल्लुक कर लेते हैं। हम सिर्फ फोकस कर जाते हैं उन यूजर स्टोरीज के ऊपर जो इस स्प्रिंट में होनी है, और उन्हीं का ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हीं की मॉनिटरिंग करते हैं, उन्हीं की वैलिडेशन कंट्रोल सब कुछ उन्हीं का करते हैं। और जब वो बिल्कुल वाले काम मुकम्मल हो जाते हैं और एक्सेप्टेंस मतलब वैलिडेट स्कोप हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो वो चीज रेडी टू रिलीज हो गई, मतलब एटलीस्ट एक्सेप्टेंस तो हो गई ना। इस एक्सेप्टेंस हो जाना काफी है एक स्प्रिंट को मुकम्मल करने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो जो चीज आपने बनाई है वो कस्टमर के पास रिलीज भी हो गई हो। रिलीज तो होगी रिलीज प्लान के तहत। मिसाल के तौर पे 4 स्प्रिंट के बाद जो कुछ बनना था वो रिलीज होना था कस्टमर को, अभी तक तो कुछ रिलीज नहीं हुआ, अभी तो मैंने एक स्प्रिंट किया है। मैंने सिर्फ इस माल को जो तैयार है बांध के अलग रख दिया, गाड़ी में लोड कर दिया, दूसरी स्प्रिंट का माल भी आ जाएगा, तीसरे का भी आ जाएगा, हम्म चौथे का भी आ जाएगा। तब ये ट्रक जो है ट्रेवल करके जाएगा कस्टमर के पास और उसको ये रिलीज करेगा। जब उसको बिल्कुल रिलीज होगा तो उसको बेनिफिट तब मिलेगा। यहाँ पे वो जो ब्लैकआउट की टर्म आपको वाजे हो जाएगी कि जिस वक्त उसने एक्सेप्टेंस कर दी और जिस वक्त उसको वो रिलीज मिली, इसके दरमियान का टाइम ब्लैकआउट टाइम है। ब्लैकआउट टाइम है बिल्कुल क्लियर है हाँ जी। और कोई बात नहीं। और थोड़ा सा मैंने ये करना था कि जो ट्रेडिशनल प्रिडिक्टिव है उसमें तो मतलब हम प्लानिंग के ऊपर काफी फोकस करते हैं और शुरू में ही मोर और लेस प्लानिंग कर देते हैं क्योंकि 24 प्रोसेसेस है हमारे पास, अराउंड मोर देन 51 सारी फिफ्टी प्लानिंग हम परसेंट शुरू में कर देते हैं ना, और लेकिन शुरू में फिर हम करते उसको हैं, लेकिन रिवाइज। एजाइल के अंदर बार बार होती रहती है। हाँ, इसमें तो होती उतने पोर्शन की है ना। बिल्कुल दो दो हफ्ते की, चार हाँ हफ्ते जी, और तक वो मैक्सिमम। डिटेल्ड होती है, और उसकी रोशनी में जो हमारा रिलीज प्लान है उसको हम बदलते रहते हैं। ठीक है ना जी।
तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड हो गया। जी जनाब, और कुछ स्कोप के हवाले से तो हमने बात कर ली है। तो मेरा ख्याल है अगला जो हमारा आएगा उसमें हम मैं देखता हूँ कि वो लेक्चर में कहाँ तक कवर किया हुआ है। मेरा ख्याल है वो बजट और किसी हद तक स्केड्यूल तक जाएगा वो अगले लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो जो है ये हम इंशाल्लाह सैटरडे पे रखते हैं। अगली वीडियो जो प्लान एंड मैनेज बजट, जहां तक भी उसने कवर किया मेरा ख्याल है शायद वो इतना ही कवर हुआ, मुझे याद नहीं है। देख लेते हैं, अभी बिल्कुल मेरे सामने खुली है। चलें, ठीक हो गया, फिर स्केड्यूल आ जाएगा। खैर इसको इनके ऊपर आप खुल के टाइम लगाएं, अच्छी तरह समझें किस तरीके के साथ ये चीज हाँ होनी जी, है, ट्रेडिशनली कैसे होनी है, एजाइल में कैसे होनी है, अच्छी तरह से समझ के फैसला करें। प्लान एंड मैनेज स्केड्यूल तक कैसा? प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट स्केड्यूल मेरा ख्याल है पता नहीं इंक्लूडेड है या नहीं है, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि वो दूसरा लेक्चर कहाँ हाँ खत्म। जी, शायद वो हाफ है, मतलब 4-5 हाँ स्लाइड्स ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अर्न अगर वैल्यू मैनेजमेंट आपने एक्सप्लेन की है मेरे ख्याल में स्केड्यूल शुरू होने से पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अर्न वैल्यू तो कॉस्ट का पार्ट है ना, वो तो कॉस्ट का पार्ट है, मतलब अच्छा, स्केड्यूल फिर में भी वो आ जाता है, शायद स्केड्यूल में भी आ जाता है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे हम कॉस्ट में पढ़ाते हैं। खैर एनीवेज कॉस्ट ही समझिए कि अगला लेक्चर। जो एक्टिविटी की है वो आपने कॉस्ट बेसलाइन की हुई है हाँ लास्ट बस फिर अगली शुरू हो वीडियो गया में। होगा ना, शुरू हो गया होगा। हाँ जी, चले, मतलब कि काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कि, लेकिन एटलीस्ट जो मतलब कि डिस्कशन के बाद मुझे तो काफी फायदा होता है कि काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं, बिल्कुल और फिर बिल्कुल एजाइल है और प्रिडिक्टिव है, और एग्जैक्टली। हर चीज के अंदर मतलब कि डिफरेंटली उसको ट्रीट करना होता है, तो मैं आपको याद होगा क्विज़ कि भी हो रहे हैं साथ साथ। पिछले हफ्ते आई वाज इन लाहौर, जो मैंने पिछली क्लास आपको जी दी जी। थी वो लाहौर से ली थी। और वहां पे मुझे लाहौर में उन्होंने कहा कि जी हमने 4-5 लोग हैं, इनको पीएमपी के एग्जाम में बिठाना है, तो एक ने तो डेट भी ले ली हुई है, तो हमें कुछ गाइड कर दें। तो मैंने उनको यही आपकी वाली एक्सरसाइज दी सारी। मैंने कहा जी मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊं, वो आप मेरे लेक्चर सुन लें, लेकिन कोई क्वेश्चंस हैं जी तो वो मेरे से कर लें। तो वहां हमने एक दिन बिल्कुल। लगाया जिसमें उनके सारी क्वेरीज आंसर की, और आज मुझे पता चला कि उनमें से जो बंदा जिसने एग्जाम बुक कराया हुआ था उसने अटेम्प्ट किया और पहले अटेम्प्ट में पास भी कर लिया। माशाल्लाह, नहीं ऑफ कोर्स है तो बहुत डिटेल्ड, इसमें सिर्फ यही है कि जब हम देंगे टाइम, इसको देंगे और प्रिपेयर करेंगे, उसमें मतलब कंटेंट में कोई हाँ इतना वो नहीं है, सिर्फ ये मतलब कि हमारी अपनी है कि टाइम दे के और उसको प्रिपेयर बिल्कुल, करना वो आपने पेस अपना रखा हुआ है ना। अगर आप चाहें कि मैं अभी अगले हफ्ते एग्जाम देना है, तो यू हैव गॉट एवरीथिंग अवेलेबल विद यू। है। बिल्कुल ऐसी है, इसमें उनको कोई शक नहीं। क्लैरिफाई करें उन बातों को, टकाटक जाके एग्जाम दें, यू आर रेडी। अब जरा आपने बिल्कुल जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं इस तरह जरा ज्यादा जज़ब होता है, चीजें बहुत ज्यादा पक्की हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई जल्दी है तो भले आप इस पेस को तोड़ के आप तेजी से काम आगे बढ़ा दें। वो थोड़ा सा ऐसे है कि मुझे टाइम थोड़ी सी, मतलब कि जुलाई के अंदर मेरे पास काफी टाइम है, तो इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम, मतलब मेरा टारगेट यही है कि जुलाई के एंड तक ना मैं बिल्कुल रेडी कर लूं, क्योंकि जुलाई में थोड़ी सी मेरी कमिटमेंट कम है, और ऑफिस वगैरह की और प्रोजेक्ट्स की, और फिर जुलाई मेरा टारगेट है कि काफी ज्यादा फास्ट पेस करूंगा मैं इंशाल्लाह इसको। जबरदस्त। अभी तो फिर जितना टाइम मिलता है फिर उस लिहाज से ही होता है, तो हाँ फिर इंशाल्लाह कुछ है मेरे पास वेकेशन डेज भी पड़े हुए हैं, इस तरह थोड़ी सी मतलब कि वो मैं इस्तेमाल करूंगा, और फिर मतलब कि जुलाई के एंड तक मैं रेडी होना चाहता हूँ, और बिल्कुल फिर मेरे बिल्कुल। ख्याल में 1-2 वीक्स काफी ज्यादा जो एग्जाम क्वेश्चंस है वो करूंगा, और फिर शायद अगस्त के मिड में या इस तरह मेरा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो चलें जी, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू, आपने मतलब अकेले ही थैंक आप यू आए। सो मच। तो चलें, टेक केयर जी, खुदा इंशाल्लाह, हाँ हाफिज़। जी, चलो, थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम थैंक यू, होती टेक केयर। है। ओके, अल्लाह।